हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल किसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे हम संसद की समितियाँ एवं प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हम संसद जो हमारा चैप्टर था इसको हम पूरी तरीके से कर नहीं पाए। इसको हम जो है आगे की 2 क्लास में पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है उसमें संसद को और राज्यसभा को हमने पूरी तरीके से देख लिया था। अब इसमें हम देखेंगे कि संसद में जो समितियां होती हैं उनको देखेंगे और जो संसद में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उन प्रस्ताव को देखेंगे। ठीक है, एक अगली क्लास होगी हमारी लोकसभा से संबंधित, तो उसमें हम जो पूरी संसद को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि दोस्तों इस क्लास को करने के बाद आप इस वाले टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको आप जो है उनको लगा लेना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आपको, एक हमारा होता है संसदीय समितियां। ठीक है, और उसमें देखेंगे हम संसद में जो समितियां बनती हैं वो हमारी, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं। तो वो समितियां होती हैं हमारी, एक तो स्थायी समिति होती है, एक हमारी जो है तदर्थ समिति होती है। ठीक है, तदर्थ समिति होती हैं जो मतलब जो है जिनका गठन होता हो। ठीक है, स्थायी समिति वो होती हैं जो एक बार बन जाए, दोबारा वो कभी नहीं बने। ठीक है, एक बार बनने के बाद उनका गठन दोबारा नहीं हो। ठीक है, तदर्थ वो होती हैं कि जो आने वाले मतलब 5 सालों में बदलती रहें या 1-2 साल में उनका गठन होता रहे। ठीक है, तदर्थ समिति भी जो है हमारी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, इसमें हमारा जो 2 प्रकार की होंगी, एक हमारी जांच हो जाती हैं और एक हो जाती हैं हमारी सलाहकारी समितियां। जांच समितियां वो होती हैं हमारी जो किसी बजट वगैरह पर जो है उनकी जांच करें। ठीक है, वहाँ पर हमारा कितना पैसा लग रहा है उसकी जांच करें। ठीक है, एक होती है हमारी सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति वो होती हैं जो बजट वगैरह संबंधित में अपनी सलाह दें। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे हो जाता है हमारा, इन समितियों में सदस्यों का चुनाव भी हो सकता है और मनोनयन भी हो सकता है। इन समिति जो बनेंगी, ठीक है, ये समिति जो सदस्यों से मिलकर बनी होती है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का चुनाव भी हो सकता है और उन सदस्यों का जो है मनोनयन भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेंगे हम, जैसे लोक लेखा समिति में सदस्यों का चुनाव और याचिका समिति में सदस्यों का जो है मनोनयन भी होता है। दोस्तों, इसमें जो है हम लोक लेखा समिति को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे, कब इसका गठन हुआ था, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं इसमें और कितने राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। दोस्तों, बस साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और जो है क्लास को लास्ट तक देखना। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है 1954-55 तक जो है इसमें 15 सदस्य होते थे और सभी लोकसभा से इसमें सदस्य जो है होते थे। ठीक है, 1954-55 तक 15 सदस्य और सभी जो है वो हमारे लोकसभा से होते थे। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा, जीवी मावलकर की सिफारिशों पर 7 सदस्य जो है राज्यसभा के 1955 में इसमें जोड़े गए। जीवी मावलकर ने जो है 1955 में इसमें सिफारिश की थी कि इसमें जो है 7 सदस्य जो है राज्यसभा के भी जोड़े जाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, लोकसभा जो होता है हमारा, वो सदन जो हमारा बहुमत हमारा दल प्राप्त जो नेता होता, मतलब जो हमारा दल होता है बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सरकार उसी की होती है और जो उसमें लोकसभा में होंगे हमारे, तो सबसे ज़्यादा सदस्य उसी दल के होंगे। ठीक है, और जो उसमें समिति में भी जो सदस्य होंगे उसी दल के होंगे, तो वह उसमें अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, वहाँ पर बहस वगैरह तर्क वितर्क नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जीवी मावलकर ने जो सिफारिश रखी थी 1955 में कि उसमें जो सदस्य उसके भी मतलब राज्यसभा के विपक्ष दल के भी उसमें सदस्य जोड़े जाएं। ठीक है, तो इनकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया और 1955 में राज्यसभा के 7 सदस्यों को उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उसमें जो है फिर हमारा जो हुआ 1955 के बाद में जो उसमें 22 सदस्य हो गए। ठीक है, इसमें देखेंगे आगे हम 1966-67 में लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है सत्ता दल का नेता होता था। जो 1966-67 में जो है जो हमारी जो लोक लेखा समिति होती थी उसका जो अध्यक्ष होता था वो सत्ता दल का नेता होता था। तो ठीक है, तो उसमें बहस वगैरह हमारी हो नहीं पाती थी सही तरीके से, तो उसमें जो अपनी मनमानी करते थे वो। ठीक है, 1967 के बाद में जो है विपक्षी दल का नेता जो है इसका अध्यक्ष होने लगा था, क्योंकि जब विपक्षी दल का इसका नेता जो मतलब मान लो इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का नेता इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो व्यय वगैरह होगा बजट वगैरह का, तो वहाँ पर जो उसकी जांच जो है और भी अच्छे तरीके से होगी और वहाँ पर जो है जवाब सरकार से जवाबदेही हो जाएगी, तो तुमने कितना पैसा कहाँ पर कैसे खर्च किया। ठीक है,
आगे देखें अगला पॉइंट हमारा, यह समिति सरकार द्वारा मांगे गए पैसे की जांच करती है। ठीक है, सरकार मान लो जो है कोई स्कीम शुरू की, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, सरकार ने उसमें अपना बजट रखा कि इतना बजट इस प्रोजेक्ट में लगेगा, या स्मार्ट सिटी में इसमें इतना, या फिर हमें ब्रिज वगैरह बनाने तो उसमें इतना पैसा लगेगा। तो ये समिति होती है, ये उसकी जाँच करती है कि ये कितना पैसा कहाँ पर कैसे लगाएंगे उसमें। ठीक है, इसीलिए जो है इसका जो 1967 के बाद में जो इसका अध्यक्ष बनाया वो विपक्षी दल का नेता बनाया, जिससे कि अच्छी तरीके से उसकी जांच वगैरह हो सके। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें एक नोट है हमारा, किसी भी समिति का जो सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, यदि मंत्री बन जाता है तो वो समिति का सदस्य नहीं होगा। मान लो जैसे इसमें इसका अर्थ ये है कि किसी भी समिति का जो सदस्य होगा, जितनी भी हमारी समितियां बनती हैं संसद के अंदर, ठीक है, जो उसका सदस्य होगा तो वो मंत्री नहीं होगा। ठीक है, यदि वह मंत्री बन जाता है तो वो उस समिति का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्री होगा तो वो उसमें घोटाला वगैरह भी कर सकता है, इसीलिए उसको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समिति को बनाया जाएगा। ठीक है, इसी को जो है आप जो है नोट करते हुए चलना। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे आती है हमारी प्राक्कलन समिति। दोस्तों मैंने इसमें वही 3 से 4 समिति रखी हैं जिनसे हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और दोस्तों इन समितियों से जो है कथन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देख लेंगे हम प्राक्कलन समिति, यह एक स्थायी मित्रता समिति है। प्राक्कलन समिति जो है हमारी, ये एक स्थायी समिति है। ठीक है, इसका जो बार बार गठन नहीं होता है। इस समिति का गठन जो है 1950 में जॉन मथाई, जो उस समय जो थे मतलब जो थे वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, की सिफारिश पर 25 सदस्यों से मिलकर इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी एक स्थायी समिति है। ठीक है, और इसका गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था, और यहाँ से पूछ लिया किसकी सिफारिशों पर हुआ था, तो ये जॉन मथाई की सिफारिशों पर हुआ था, और ये उस समय जो है देश के वित्त मंत्री थे। ठीक है, और ये कितने सदस्यों से मिलकर बनी होती है, ये 25 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 1956 में इसमें 5 सदस्य और जोड़ दिए गए थे। जो 1950 में बनी थी तब इसमें सदस्य थे 25, और बाद में जो था 1956 में इसमें संशोधन करके इसमें जो है 5 सदस्यों को जो है और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में इसमें जो है हमारे अब 30 सदस्य कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, हमारा इसमें आगे पॉइंट है कि इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसमें वो सदस्य होंगे वो सभी लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का उसके अंदर कोई सदस्य नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इस समिति का कार्य जो है बजट में रखी गई मांग की जांच करना होता है। इस समिति होती है, इसका कार्य ये होता है कि बजट में जो मांगें रखी गई हैं कि हमें रक्षा में इतना पैसा खर्च करना है, ठीक है, और हमारा मान लो जो स्कीम्स हैं, योजनाएं, जनधन योजना, इस तरीके की जो योजना है उनमें हमें इतना पैसा खर्च करना है। ठीक है, उसमें मांग रखी गई थी कि हमें वही मान लो कि हमें कोई ब्रिज का प्रोजेक्ट हमें बनाना है, और उसमें मान लो 3 लाख करोड़ का हमें जो है उसमें बजट है। तो ठीक है, तो उस समिति का जो इसमें पॉइंट दे रखा है कि इस समिति का कार्य बजट में रखी गई मांग की जांच करना है। जो मांग रखी गई है, मान लो जो पैसे की मांग रखी गई कि इतना पैसा हमें इसमें चाहिए, ठीक है, तो उसकी जांच करनी होती है कि ये किस तरीके से उसमें पैसा लगाएंगे। आगे आती है हमारी लोक उपक्रम समिति। इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारी लोक उपक्रम समिति होती है, ये इसका कार्य जो होता है ये लोक लेखा समिति की तरह ही होता है। इसको देख लेंगे हम। इस समिति का गठन जो 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर हुआ था। दोस्तों आप जो है इस चीज़ को नोट करते हुए चल रहा है, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछ लेता है कि इसका गठन कब हुआ था और किस समिति की सिफारिश पर जो है इस समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो 1964 में इसका गठन हुआ था और कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसका जो है गठन हुआ था। और दोस्तों साथ में जो है इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को नोट करते हुए चलना, क्योंकि कथन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कथन बना करके। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे आता है हमारा, यह 15 सदस्य समिति होती है, लोक उपक्रम समिति होती है, 15 सदस्य समिति होती है। इसमें 10 सदस्य लोकसभा के और 5 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। वैसे ही हमारी लोक लेखा समिति में वर्तमान में, ठीक है, 15 सदस्य। उसमें जो थे हमारे स्टार्टिंग में कितने थे, हमारे 15 थे, 5 उसमें मतलब 7 सदस्य उसमें बाद में जोड़ दिए गए, तो वो 12 सदस्य हमारे उसमें बना दिए गए। और इसमें जो है हमारे टोटल 15 सदस्य ही हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी जो लोक लेखा समिति थी उसमें स्टार्टिंग में हमारे 15 सदस्य थे, और तो उसमें जो है 15 सदस्य थे, 7 सदस्य हमने बाद में जोड़े, 22 सदस्य हमारे टोटल हो गए। और इसी तरीके से हमारा जो है लोक उपक्रम समिति में हुआ कि जो इसमें पहले सदस्य थे 15 सदस्य थे, लेकिन इसमें पहले होते 10 लोकसभा से थे और 5 हमारे राज्यसभा से थे। बाद में जो है 1974 के बाद जो है
15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य जो है राज्यसभा के इसमें कर दिए गए, जैसा कि हमारा वर्तमान में लोक लेखा समिति के अंदर है, वैसे ही इसका प्रारूप मतलब स्वरूप बना दिया गया। इस समिति का कार्य जो है लोकसभा नियमों में वर्णित उपक्रमों के लेखों की जांच करना है। जो लोकसभा के नियम वगैरह दिए रखे हैं, ठीक है, नियमावली के, तो उसमें जो उपक्रम वर्णित हैं उनकी जांच करना है, उसमें जो लेख लिखे गए हैं उनकी जांच करना है, उनका अध्ययन करके उन्हें जो है सदन के अंदर पेश करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे आते हैं दोस्तों हमारी जो समितियां थी दोस्तों, ये 3 समितियां हैं। यहाँ से ही हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इतना होता है कि क्वेश्चंस का वो पैटर्न चेंज कर देता है, लेकिन आंसर दोस्तों इन्हीं में से निकल के आता है। ठीक है, आप जो है इसको साथ में नोट करते हुए चलना। आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा प्रस्ताव, कि प्रस्ताव हमारे कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा प्रस्ताव कब पेश किया जाता है और किस प्रस्ताव का जो है क्या कार्य होता है और किस तरीके से वो काम करता है, हम उसमें देखेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और आपको क्लास लगे, इस क्लास को पूरी करने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना, फिर उसके बाद लगे कि आपको क्लास बेनिफिशियल है, तो दोस्तों शेयर जरूर करना। और बहुत जल्द हम दोस्तों बन के होने वाले हैं, तो दोस्तों अपना साथ जो है बनाए रखना। इसमें देखेंगे हम, पहला हमारे जो प्रस्ताव आए थे हम देख लेंगे इसमें जो कितने हमारे प्रस्ताव होते हैं, बाद में हम इनको जो एक एक करके विस्तार से देखेंगे। ठीक है, एक हो जाता है हमारा विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, एक हो जाता है हमारा विशेष अधिकार प्रस्ताव, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो जाता है, एक हो जाता है हमारा स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों इसमें बता दूं आपको, विश्वास प्रस्ताव ये इंपॉर्टेंट है और अविश्वास प्रस्ताव भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है स्थगन प्रस्ताव भी है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे इनको हम विस्तार से भी। एक हो जाता है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक, एक हो जाता है हमारा कटौती प्रस्ताव अथवा समापन प्रस्ताव, एक होता है हमारा अनियत दिन वाले प्रस्ताव। ठीक है, ये हमारे दोस्तों प्रस्ताव हो जाएंगे। तो अब इनमें देखेंगे आप, इनमें जो है जो प्रस्ताव है इनके कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, इसमें देख लेंगे पहला विश्वास प्रस्ताव, ये क्या होता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव जो है संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार अपना बहुमत साबित करती है। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है। ये जो प्रस्ताव होता है ये हमारा लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, और ये इसको कौन लेकर के आती है, ये सरकार की तरफ से ही इसको लाया जाता है। और इसमें सरकार को इसलिए लाया जाता है कि सरकार इसमें अपना बहुमत दिखाती है कि भी देखो हमारे पास बहुमत है, इसलिए सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसी में ही, विश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार ये साबित करती है कि उसके पास बहुमत है। ठीक है, इस जो विश्वास प्रस्ताव है इसमें वो विश्वास कराती है सदन के अन्य सदस्यों को कि देखो भाई हमारे पास इतना हमारा बहुमत है और अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदस्यों का मतदान होता है। मतलब जो इसकी विश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, और जो सरकार हो गई उसने अपना बहुमत पास करा दिया, मतलब साबित कर दिया कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तब जो उसमें सदस्यों का मतदान होगा उसके बाद में फिर जो वहाँ से सरकार बन जाएगी और वो उसमें से अपना एक सत्ता दल का नेता चुन लेंगे, जो प्रधानमंत्री बनेगा। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के तहत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों उनको भी आप पूरी करते हुए चलना, क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड क्लास है और बिल्कुल आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अगला पॉइंट है हमारा, अगर सरकार के पक्ष में आधे से ज़्यादा सदस्य होते हैं तो सरकार का कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, उसमें होता है हमारा 50% प्लस 1। ठीक है, आधे से एक अधिक, यदि सरकार के पक्ष में है तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। यदि पक्ष में नहीं है सरकार के तो वहाँ पर जो सरकार वहाँ पर गिर जाएगी और सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव में सामान्य बहुमत हासिल नहीं करती है तो उसे इस्तीफा देना होता है या लोकसभा भंग करके आम चुनाव की सिफारिश करनी होती है। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाएगी वहाँ पे, फिर जो आम चुनाव होंगे दोबारा। और दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव में सामान्य बहुमत हासिल नहीं करती तो उसे इस्तीफा देना होगा। दोस्तों इसमें यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे सदन का इस्तीफा माना जाता है। वो मतलब अगर मान लो जो प्रधानमंत्री हमारा बना हुआ है, ठीक है, और जो उनका जो सामान्य बहुमत है वो अपना जो है हासिल नहीं कर पाए, मतलब साबित नहीं कर पाए, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जो अपना इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो दोस्तों पूरी सरकार गिर जाएगी। उसमें ये होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार बनी रहेगी नहीं या नहीं बनी रहेगी, तो उसमें जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद पूरी सरकार पूर्ण रूप से गिर जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला हो जाता है हमारा, राष्ट्रपति चाहे तो सरकार से सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो सरकार से सदन में विश्वास
मत हासिल करने के लिए भी कह सकते हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि हाँ इनसे कहा जाना चाहिए। अगर सरकार विश्वास प्रस्ताव जीत जाती है तो विपक्ष 15 दिन बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, मान लो जो है वो सरकार जो है विश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर के आई, ठीक है, लाने के बाद और वो जीत गई, उसने जो है अपना बहुमत पूरा 50% प्लस 1 उसने जो है साबित कर दिया और उसकी सरकार बनी रही। तो ठीक है, तो जो हमारा विपक्ष होगा उसको दोबारा अविश्वास प्रस्ताव, जो मान लो उसके उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा विपक्ष, तो वो 15 दिन के बाद में लेकर के आएगा। हम इसमें भी देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव को बिल्कुल पूरे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा क्या होता है? ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट दे रखा है, अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार के खिलाफ लोकसभा या विधानसभा में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जैसी प्रक्रिया हमारी संसद में चलती है वैसी ही प्रक्रिया हमारी विधान मंडल में हमारी चलती है। ठीक है, जैसा हमारा संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही हमारा विधानमंडल में हमारा विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। वही प्रक्रिया हमारी केंद्र में चलती है तो वही प्रक्रिया हमारी जो है राज्य में चलती है उसी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बिल्कुल विस्तार से देखेंगे विधानसभा को। जैसे हम इसमें लोकसभा, राज्यसभा पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बता दूं मैं आपको, अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी सरकार के खिलाफ लोकसभा या विधानसभा में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव है। ठीक है, यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे विपक्षी दल ही पेश करते हैं। ठीक है, ये जो है जो प्रस्ताव होगा अविश्वास प्रस्ताव जो है, ठीक है, इसमें कुछ शर्तें होती हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रस्ताव जो किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और लेकिन आमतौर पर इसे जो है विपक्षी दल ही पेश करता है, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वह अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं लेकर के आ सकते। जो उसके मतलब जो सरकार के जो उसमें मंत्री वगैरह सदस्य सांसद होंगे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं लेकर आ सकते, जाहिर सी बात है विपक्षी दल ही इसको लेकर के आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे हमारा पॉइंट है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में अपने अविश्वास के कारण बताने होंगे। ठीक है, मान लो कोई सदस्य जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मान लो कि यह हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए जो है उसको, मान लो जो सदस्य है उसको अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना उसके मतलब सरकार के खिलाफ, तो उसको जो है पहले लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित में अपने जो अविश्वास के कारण होंगे उसके, मतलब जो वो क्यों उसमें लेकर के आ रहा है, क्या उसमें सरकार की कमियां हैं, मतलब किन जो है जो मतलब जो सरकार किन कामों को अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, क्या कमी कर रही है, तो उसको जो है वो कारण बताने होंगे। लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में देगा वो कि लोकसभा अध्यक्ष को कि मेरे ये कारण है और मैं इन कारण की वजह से जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को वो लिखित रूप में देगा। इसे पेश करने के लिए जो है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, जो सदस्य पेश करेगा उसके साथ में जो है 50 लोगों के जो उस पर साइन होने चाहिए कि हाँ भाई हम भी सहमत हैं इस प्रस्ताव को लाने के लिए, तो कम से कम 50 लोगों को उस पर जो है समर्थन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला पॉइंट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अगले 10 दिनों के अंदर समय देते हैं। ठीक है, उसने अपने लिखित रूप में दे दिया, ठीक है, कि भाई ये हमारी कमियां हैं सरकार को हमें दिखाई दे रही है, हम इनके खिलाफ जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होगा वो प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अगले 10 दिनों के अंदर उसको समय दे देगा कि जो मैं तुम्हें समय दूंगा कि भाई 10 दिन के बाद में तुम ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, तो चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। चर्चा, मान लो जो है अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर आ गया, ठीक है, सदन के अंदर आने के बाद में उस पर जो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद जो उस पर जो है बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और अगर जो है हमारा अविश्वास पर चर्चा होने के बाद में वोटिंग हुई और वोटिंग जो है किसी भी पक्ष के पास में आधे से एक अधिक हमारी वोटिंग हो गई, तो जो है मान लो कि विपक्षी दल उसको लेकर के आया और विपक्षी दल के उसमें जो है हिस्से में पक्ष में जो है 50% से अधिक उसमें वोटिंग हो गई, तो जो वहाँ पर सरकार को फिर इस्तीफा देना होगा, यानी प्रधानमंत्री को वहाँ पर इस्तीफा हमारा देना हो जाएगा। और यदि नहीं हुई, ठीक है, और मतलब सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार के पक्ष में हुआ वो पूरा जितनी वोटिंग हुई, तो वहाँ पर सरकार वो पूर्ण रूप से बनी रहेगी। फिर जो है आगे अभी मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें दोस्तों कि जो आगे 10 दिन का समय देना है, 15 दिन बाद जो है दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है, 15 दिन के बाद दोबारा उसको लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट, अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो उसे विधानमंडल भंग करने
और नए चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों इसमें बता दूं आपको, विधानमंडल और लोकसभा ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। हमारा यहाँ संसद है, वहाँ विधानमंडल है हमारा, ठीक है। इसमें यह है, अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो उसे विधानमंडल अथवा लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास में अब कोई चारा ही नहीं बचता। अब वो उसको जो है राष्ट्रपति से ही बोले कि इसको भंग कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे आ जाता है हमारा निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव हमारा क्या होता है, यह केवल लोकसभा में आता है, ठीक है। दोस्तों इसको आप नोट करते हुए चलना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निंदा प्रस्ताव जो किस सदन में आता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में आता है, और हमारा जो है विश्वास प्रस्ताव जो किस सदन में आता है, ठीक है। इसको आप जो नोट करते हुए चलना, ठीक है। इसमें निंदा प्रस्ताव जो होता है हमारा, ये केवल लोकसभा में आता है। अगला पॉइंट है हमारा, जब विपक्षी सदस्यों को सरकार की किसी नीति की निंदा करनी होती है तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा मतलब जो है आलोचना करनी होती है, ठीक है। उसमें मान लो सरकार ने, जैसे अभी हमारा हुआ था, ठीक है, वो जो हमारी मूर्ति जो गिर गई थी, ठीक है, तो उसमें जो मान लो जैसे अभी गुजरात में अभी कुछ टाइम पहले की बात है, वो पुल बना था, पुल गिर गया था, ज़्यादा दिन चल नहीं पाया था, ठीक है। तो उस ऐसे प्रोजेक्ट पर जो है निंदा प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, ठीक है। और विपक्षी सदस्य सरकार की किसी भी नीति को, जैसे अभी मूर्ति गिरी थी एक हमारी, और वो पुल गिरा था गुजरात के अंदर, तो उनके ऊपर उसको लेकर के आया जाता है निंदा प्रस्ताव को, सर के, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा पॉइंट इसी में कि यह किसी मंत्रियों के समूह, मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ये किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लेकर आया जा सकता है। और मंत्रियों के समूह का मतलब यह है कि जो मान लो उसको किसी एक विभाग के द्वारा बनाया गया, ठीक है, राज्य सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा वो मान लो वो बनाया गया, तो उस मंत्रालय में जितने ही मंत्री हैं उनके पूरे समूह के खिलाफ भी लेकर के आया जा सकता है। और पूरा मंत्रिपरिषद के मतलब पूरी सरकार के खिलाफ भी उसको लेकर के आया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि सरकार, इससे जो है सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार को अपना बहुमत, सिर्फ सरकार को जो है अपना बहुमत दिखाना पड़ता है। इसमें जो है सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ सरकार की निंदा होगी, ठीक है, चर्चाएं होंगी उसके ऊपर। बस सरकार को इसमें जो है अपना जो है बहुमत दिखाना होगा कि देखो हमारे पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है। इसे पास होने के लिए 50% प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये इसको पास करेंगे तो जो है इसमें जो है 50% प्लस 1 होना चाहिए, तभी ये पास होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा, आगे हो जाता है हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव। दोस्तों इसमें जो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होगा ये क्या है हमारा और किस तरीके से, ठीक है। ये एक नोटिस होता है जिसे संसद में तब पेश किया जाता है जब किसी मंत्री या संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है। इसका मकसद संबंधित मंत्री को सवालों के घेरे में लाना होता है, ठीक है। ये एक तरीके से जो हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ये एक तरीके से दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, ये एक तरीके से एक नोटिस होता है, ठीक है। ये एक नोटिस होता है और जो यह तब पेश किया जाता है, ये किसी मंत्री या फिर संसद का कोई सदस्य है, ठीक है, वो जो उसको विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है। विशेषाधिकार हमारा आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105 यानी कि 105 के द्वारा उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और फिर यदि वह उनका उल्लंघन करता है, ठीक है, और तो उनका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो वो उल्लंघन करने के ऊपर ही जो है इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को जो है लेकर के आया जाता है, उसके खिलाफ जो है एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और जो है उससे सवाल वगैरह ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तभी ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है लोकसभा की कार्यवाही की नियम पुस्तिका के अध्याय में बताया गया है। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि हमारा जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, इसका जो है हमारे संविधान में कोई भी कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। ये सिर्फ जो लोकसभा की जो कार्यवाही नियम पुस्तिका है उसके अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। ये हमारा संविधान के अंदर इसको बताया नहीं गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है कि लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य, लोकसभा या किसी समिति के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है। ये जो प्रस्ताव लेकर के आएगा, पहले इसमें जो है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष की हमें सहमति होनी चाहिए, उसके बाद ही ये हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। इसको जो कोई भी सदस्य किसी दूसरे मतलब किसी अन्य सदस्य के खिलाफ भी इसको लेकर के आ सकता है, लोकसभा के भी या किसी समिति के खिलाफ भी विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की शुरुआत में अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, इसका यहाँ पे हमारा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष जांच करता है। मान लो जो हमारा जो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो आएगा, ठीक है, आने से पहले जो उसकी शुरुआत होगी,
मान लो उसको लाने से पहले जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होगा या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, वह पहले उसकी जो है जो हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव होगा उसकी वह जांच करेगा, उसके बाद ही उसको पेश कराया जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय लेने या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। जो हमारा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष हो, तो उसके पास जो है ये एक निर्णय होता है, उसके पास एक शक्ति प्राप्त होती है कि वह प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय लेने या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का भी विकल्प होता है। ये मतलब मान लो जो है उसने वो मान लो खुद भी निर्णय उस पर ले सकता है। अगर वो खुद भी निर्णय नहीं लेता है तो उसके पास ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह जो संसद की विशेषाधिकार जो समिति होती है जो इन अधिकारों को देखती है, ठीक है, तो वो उसको भी भेज सकता है। अगला पॉइंट हमारा इसी में देखेंगे कि अगर अध्यक्ष नियम जो है 222 के तहत सहमति देते हैं तो संबंधित सदस्यों को संक्षिप्त टिप्पणी करने का मौका मिलता है। ठीक है, यदि मान लो जो है अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष ने जो है नियम हमारा 222 के तहत वो सहमति दे देते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछ लेगा कि जो किस नियम के तहत अपनी सहमति देते हैं, तो नियम हमारा 222 के तहत अपनी सहमति देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है जो मान लो जो उसके खिलाफ लेकर के आएगा जिसके खिलाफ, तो उसको जो मौका मिल जाता है उससे प्रश्न वगैरह पूछने का। ठीक है, ये अगला हो जाता है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारा इसको देखेंगे हम, ये मतलब किस तरीके से ये लेकर के आया जाता है और इसका नाम ये क्यों रखा गया है। ठीक है, इसमें यह है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में ये कहा गया है कि यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे लोकसभा में पेश कर सकते हैं और हम राज्यसभा में भी इसको हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में और पॉइंट हमारे। इस प्रस्ताव के जरिए सदस्य किसी मंत्री से अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर आधिकारिक बयान मांगते हैं। ठीक है, जो हमारे अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व होते हैं, मतलब जो है जिन पर बिना देर नहीं कर सकते, जैसे अभी हमारी कोरोना महामारी आई थी उस पर जो हम कोई देर नहीं कर सकते थे, अविलंबनीय था। ठीक है, और वो सार्वजनिक महत्व का था, लोक कल्याण वाले थे हमारे, जिस उससे जो है जल्दी से लोक महत्व के थे हमारे, वो उस पर जल्दी से जल्द हो जाए कार्रवाई हो, यानी यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई हो, लोक महत्व के तो वो थे हमारे वो। ठीक है, इस प्रस्ताव के लिए सदन अध्यक्ष या सभापति की अनुमति लेनी होती है। मान लो जो ये लेकर के हमारा जो ये हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है हमारा, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखेंगे हम, आगे हमारा ये कह रहा है कि इस प्रस्ताव के लिए सदन अध्यक्ष और सभापति की अनुमति लेनी होती है। ये अनुमति इसलिए लेनी होती है क्योंकि ये जो प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, तो मान लो सदन में अगर कोई और काम चल रहा होता है तो उसको जो है स्थगित करके इस जो ये मुद्दा होता है इस पर जो है चर्चा की जाती है, उसको वहीं रोक करके। ठीक है, क्योंकि ये लोक महत्व का होता है और अविलंबनीय होता है, इसीलिए इसका नाम जो ध्यान आकर्षण रखा गया कि सभी का ध्यान जो है इसकी ओर ही आकर्षित किया जा सके। इसलिए दोस्तों इसमें जो सदन का अध्यक्ष हमारे लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा और जो सभापति होगा हमारा राज्यसभा के सभापति की अनुमति लेनी इसमें जो है अनिवार्य होती है। ठीक है, इस प्रस्ताव से जुड़े नियम साल 1954 में बनाए गए थे। जो इस प्रस्ताव से जुड़े हुए हमारे कुछ नियम थे वह 1954 के अंदर इसमें बनाए गए थे। इस प्रस्ताव को लिखित रूप में 10 बजे दिया जाता है। जो इस प्रस्ताव को लिखित रूप में देंगे सदन के अंदर तो इसका जो टाइमिंग फिक्स होती है कि इसको जो है 10 बजे ही दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा आगे है कि यानी कि मंत्री इस प्रस्ताव पर तुरंत बयान दे सकता है या फिर किसी दूसरी तारीख को बयान देने के लिए समय मांग सकता है। मंत्री जो होगा, मान लो जिस मंत्री से मान लो कि हमारा अभी कि कोरोना आया था 2020 में, ठीक है, तो उसमें जो हमारी जवाबदेही होगी वो किससे होगी, हमारी वो स्वास्थ्य मंत्री से होगी। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय से होगी। तो जो स्वास्थ्य हमारा मंत्री होगा, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, तो उसमें जो है मंत्री प्रस्ताव पर जो तुरंत मान लो प्रस्ताव आया और वो उस पर जो तुरंत बयान भी दे सकता है। अगर वो तुरंत बयान नहीं दे रहा है उस पर तो फिर वो दूसरी तारीख मांग सकता है कि भाई मैं उस दिन इसको बारे में और थोड़ा वो ब्यौरा लेकर के तब मैं इस पर समय मांग करके कि बयान दूंगा। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा PCS 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था प्री में हमारा। ठीक है, तो दोस्तों और अच्छे तरीके से दोस्तों आप नोट करते हुए चलना। और अगर दोस्तों आपको लगे हाँ क्लास आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिशियल है तो दोस्तों क्लास में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम बहुत जल्दी बन के होने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्थगन जो हमारा प्रस्ताव है। ठीक है,
इसे जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा में नहीं। जो स्थगन प्रस्ताव होता है हमारा, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं हम, राज्यसभा में इसको हम पेश नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्थगन प्रस्ताव को हम कहाँ पेश कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर दोनों में। ठीक है, तो हम इसको केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जो स्थगन प्रस्ताव होगा, यदि इसको पारित किया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों का जो है उस पर समर्थन होना चाहिए प्रस्ताव पर। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा और अगला पॉइंट है इसमें कि संसद में किसी अहम सार्वजनिक मामले पर तुरंत चर्चा करने के लिए पेश किया जाने वाला एक प्रस्ताव है। मतलब जो है, जो सार्वजनिक मामला होगा उस पर तुरंत चर्चा हो, ये ऐसा प्रस्ताव हमारा स्थगन प्रस्ताव होता है। तभी इसका नाम जो स्थगन रखा गया है, क्योंकि जो है, जो मान लो सदन के अंदर कोई और काम चल रहा हो, किसी और उस पर जो है चर्चा चल रही हो, तो उसको स्थगित करके इसको जो है इस पर चर्चा होती है, इसीलिए जो है इसका नाम स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है, कि जैसा कि अभी मैंने बताया, जो सामान्य और काम चल रहा होता है यह उस पर रोक लग जाती है और इस पर जो है चर्चा शुरू हो जाती है। इसीलिए ये कहा गया है कि सदन के सामान्य कामकाज को यह बाधित करता है, इसलिए इसे एक असाधारण उपाय भी माना गया है। ठीक है, आगे है हमारा स्थगन प्रस्ताव को पारित होने के लिए सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसे सरकार की कड़ी निंदा माना जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को जो पारित होने के लिए होता है, इसमें यह नहीं है कि ये पारित होगा, ये पारित तभी होगा जबकि सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये बिना सरकार के इस्तीफा दिए भी ये पारित हो जाता है, लेकिन इसे जो है सरकार की कड़ी निंदा माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा और इसके अगले पॉइंट हैं दोस्तों। ये मैंने जो है किसी एक बुक से नहीं उठाया या फिर मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके या किसी टीचर का मैंने कॉपी पेस्ट इसके अंदर दोस्तों नहीं करा। ये दोस्तों 2-3 मैंने बुक्स से, ठीक है, और नोट्स से एक जगह मैंने बना करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, कंटेंट बहुत बढ़िया है, ये तो आपको पढ़ने से ही पता लग रहा होगा। जब आप इसके जो प्रीवियस ईयर लगाएंगे इस टॉपिक के, आपको उससे पता लग जाए कि हाँ, कि हमारा कंटेंट किस तरीके का है। ठीक है, आगे हम इसका पॉइंट देखेंगे कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्षी सदस्य मंत्रियों से जानकारी जो है ले सकते हैं। ठीक, आगे आता है हमारा अगला पॉइंट, अनुदान की मांग में किसी खास रकम की कमी की अनुमति के लिए भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। मान लो जो है अनुदान है, ठीक है, कि मान लो कोई स्कीम शुरू करनी है, तो उन्होंने उसमें रखा कि हमारे जो है स्कीम से ये कोई, मान लो जनधन योजना है, ठीक है, उसमें सरकार को मान लो जो है कि पैसा बांटना है, कि मान लो 5 लाख करोड़ हमें उसमें पैसा बांटना है। ठीक है, हमें इस स्कीम के जरिए, तो ये एक स्थगन हमारा प्रस्ताव भी पे लाया जा सकता है कि इसमें जो है अगर हम इतने 5 लाख करोड़ ना दे करके हम 2 लाख करोड़ उसमें कर दें, ठीक है, रकम जो होगी हमारी रकम में जो मान लो कमी करने के लिए भी इसको लेकर के आया जा सकता है। जैसा कि ये कहा गया है कि अनुदान की मांग में किसी खास रकम की कमी की अनुमति के लिए भी स्थगन प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि हमारा कुछ सदस्यों के हिंसक या अनुचित व्यवहार की जांच के लिए भी स्थगन प्रस्ताव किया जा सकता है। मान लो जो स्थगन प्रस्ताव है हमारा, ठीक है, कुछ सदस्य हमारे होते हैं हिंसक अनुचित व्यवहार करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संसद के अंदर दोस्तों चप्पलें वगैरह भी चल जाती हैं, क्योंकि अभी इसमें पीछे वो हमारी जो बैठकें वगैरह हुई थी, सत्र चले थे, तो दोस्तों उसके अंदर जो है चप्पल वगैरह पड़ गई थी 1-2 के। ठीक है, तो ये उसकी उसमें भी लेकर के आया जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव में ये होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्राप्तियों पर वोटिंग के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। मान लो राष्ट्रपति ने कोई अभिभाषण दिए, ठीक है, एड्रेस ऑफ स्पीच, ठीक, तो जो उसमें जो है राष्ट्रपति जो उस पर जो वोटिंग होती है, राष्ट्रपति ने भाषण दिए, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि एड्रेस ऑफ स्पीच राष्ट्रपति कब देते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ये हमारा तब होता है कि हमारी या तो हमारी प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक पर होना चाहिए, या फिर नई लोकसभा की पहली, मान लो जो पहले साल मतलब जो प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक पर, या फिर प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक पर ये होता है हमारा एड्रेस ऑफ स्पीच। मतलब जो है प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब ये हमारा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक, आगे हमारा अगला पॉइंट यह होता है कि इसके पास ना होने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो है विश्वास प्रस्ताव होता है, इसके ये पास हो या ना हो, इससे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन सरकार को इसमें भी अपना बहुमत दिखाना होता है। कुछ दोस्तों प्रस्ताव ऐसे हैं कि जिनके पास होने ना होने से सरकार को ऊपर जो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो सरकार को अपना बहुमत दिखाना होता है। सरकार ने अपना बहुमत दिखा दिया तो भाई उसके में कोई बात नहीं, सरकार अपनी जैसे सुचारू रूप से चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे आ जाता है हमारा कटौती प्रस्ताव या फिर समापन प्रस्ताव। ठीक है, इसमें हमारे ये होता है कटौती प्रस्ताव की सदन में किसी मुद्दे पर चल रही चर्चा को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। यह दोनों सदनों में लाया जा सकता है। यह हमारा समापन प्रस्ताव या फिर कटौती प्रस्ताव ये होता है कि यह यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो यह किस सदन में लेकर के आया जाता है। ये दोनों सदनों में हम इसको लेकर के आते हैं। ठीक है, मान लो कोई मुद्दा है, उस पर बहस चल रही है। ठीक है, उस पर बहसबाजी इतनी चल रही है, डेली उस पर बहसबाजी चल रही है और मान लो वो खत्म होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये हमारा कटौती प्रस्ताव लेकर के आता है कि उसमें कटौती करके उसको खत्म किया जा सके। मतलब जो है हमारा मुद्दा चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, तब ये हमारा कटौती अथवा समापन प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। ठीक है, एक हो जाता है हमारा अनियत दिन वाले प्रस्ताव। ठीक है, इसमें अनियत दिन वाले ये क्या है, देखो इसमें देखेंगे हम कि ऐसे प्रस्ताव जिन्हें स्पीकर ने स्वीकार तो कर लिया हो पर चर्चा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं रखा हो। ठीक है, अनियत दिन वाले प्रस्ताव ये होते हैं, मान लो कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, उसमें जो है स्वीकार पहले तो जो हमारा अध्यक्ष होगा या फिर सभापति होगा उसकी अनुमति से ही तो लाया जाएगा। ठीक है, तो उसने अनुमति दे दी, ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ लेकर के तुम इसको आ जाओ। ठीक है, स्वीकार करने के बाद में उसने कोई दिन तारीख नहीं रखा कि भाई तुम्हें इस तारीख को इसको पेश करना है या इस तारीख को जो है इस पर चर्चा शुरू होगी। ठीक है, उसने स्वीकार तो कर लिया लेकिन चर्चा के लिए कोई निश्चित दिन तारीख उसने नहीं रखी। यह प्रस्ताव फिर कार्य मंत्रणा समिति को दे दिया जाता है। इसमें जो है कार्य मंत्रणा समिति को दे दिया जाता है, तो इसमें जो है फिर जो हमारा अध्यक्ष मतलब स्पीकर होता है फिर उसका कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर जो इसकी देख करती है वो कार्य मंत्रणा समिति करती है। कार्य मंत्रणा समिति इसकी जांच करेगी। ठीक है, जांच करने के बाद जो मतलब जो प्रस्ताव आएगा, ठीक है, उसकी जांच करेगी। फिर वो ही इसमें जो है तय करती है कि किस तारीख को इसमें रखा जाना चाहिए, किस तारीख को नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारी ये कार्य मंत्रणा समिति होती है दोस्तों, इसमें जो है कार्य मंत्रणा समिति में हमारे 15 सदस्य, 15 नहीं, इसमें जो है हमारे 15 सदस्य तो हमारे जो कार्य मंत्रणा समिति होती है इसमें 15 सदस्य तो हमारे लोकसभा के होते हैं और 11 सदस्य इसमें जो है हमारे राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति में। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा दोस्तों, यह हमारी क्लास सिर्फ इतनी थी। इसमें दोस्तों मैंने जो है जो हमारे प्रस्ताव हैं, एक एक प्रस्ताव को दोस्तों मैंने बिल्कुल डीप तरीके से बताया है। आप जो है किसी भी लेवल की परीक्षा दे देना, प्रस्ताव में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भी इसको जो है किसी एक जगह से नहीं उठाया, ये दो तीन किताबों से मैंने इसको उठा करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों क्लास को पूरी देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारी ये पॉलिटी की साम वाली क्लास नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसको करते रहना, क्योंकि आने वाली परीक्षा जो हमारी यूपीएसआई होगी, जब तक हमारा नोटिफिकेशन आएगा हम जो है आधे से ज़्यादा अपना सिलेबस पूरा अपना जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है अब तक मैंने लगभग 6 से 7 मैंने टॉपिक अपने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। इन 6 से 7 टॉपिक में हमारे पिछले यूपीएसआई में और हमारा पीसीएस में और आरओ एआरओ में इन चैप्टर से संबंधित जितने हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक दोस्तों क्लास लेकर के आएंगे। वहाँ उसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, जिससे कि हमारा जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है उसका हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि वो क्लास आपके लिए कब लेकर के आई जाए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे और 150-200 उसमें क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।